Hi all, my name is Akshay Kumar and today I want to discuss with you few chapters of this book. Are you able to see this book? This book name is Relativity. This book is basically written by Albert Einstein. Hope you know his name. He is one of the greatest physicists in the history. Okay, so let's start one of the chapter of this book. The chapter name is The System of Coordinates. So I start reading this paragraph and let's start. On the basis of the physical interpretation of distance which has been indicated, we are also in a position to establish the distance between 2 points on a rigid body by means of measurements. इसके कहने का मतलब ये है यहाँ पे हम लोगों ने जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो ये जो है काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना। और हमें ये पता है कि हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। फॉर दिस पर्पस वी रिक्वायर अ डिस्टेंस रॉड एस विच इज़ टू बी यूज्ड वंस एंड फॉर ऑल एंड विच वी एम्प्लॉय एज अ स्टैंडर्ड मेजर। ये यहाँ पे कह रहा है हम जानते हैं हमें ज़रूरत पड़ेगी कि डिस्टेंस निकालने की। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम उसमें रॉड की हेल्प से। रॉड मान लो या एक आप स्केल मान लो कि एक स्केल है आपके पास, उसके हेल्प से आप किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, इफ़ नाउ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, अब मान लो कि ए और बी 2 पॉइंट है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब कोई सख्त सरफेस। सख्त सरफेस कुछ भी हो सकता है, हाँ, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं हम, सॉलिड हो कुछ, हाँ। वी कैन कंस्ट्रक्ट द लाइन ज्वाइनिंग देम अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ज्योमेट्री। तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी अगर पॉइंट हैं, अगर उनके ए और बी पॉइंट्स के बीच में अगर हम एक लाइन, सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो हम एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्टार्टिंग फ्रॉम ए वी कैन मार्क ऑफ द डिस्टेंस एज टाइम आफ्टर टाइम अंटिल वी रीच बी। यानी कि ए से हमने स्टार्ट की लाइन खींचनी और जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे हम बी पॉइंट के क्लोज आते गए, और जैसे हम बी पॉइंट तक पहुँचे तो हम फाइंड आउट कर लिए कितने टाइम में हमने, तो हमने जो है ये फाइंड आउट कर लिया कि हमने कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर की। द नंबर ऑफ दीज ऑपरेशंस रिक्वायर्ड इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द डिस्टेंस ए बी। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑफ एन इवेंट or of the position of an object in space is based on the specification of the point on a rigid body of reference with which that event or object coincides। कहने का मतलब ये कि कुछ भी इवेंट होता है, इवेंट मतलब कोई घटना घटित होना, हाँ, कोई भी चीज़ होना, कि अगर कुछ हुआ है तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कैलकुलेशंस। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर अगर मान लो किसी इंसान ने एक कार खरीदी है। कार कहाँ खरीदेगा वो? शोरूम जाएगा, शोरूम पे गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे वो गाड़ी खरीदेगा। तो यानी कि शोरूम कहाँ पर है? शोरूम जहाँ पर भी है, आप इस वक्त अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और शोरूम मान लीजिए आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, और मैं यहाँ से मान लो ए पॉइंट है मैं जहाँ बैठा हूँ, और शोरूम जो है बी पॉइंट पे है, तो यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर। तो हमने
शोरूम जो है एक इवेंट है, क्योंकि वहां पर हमें पहुंचना है। ठीक है, इस तरीके से। दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन बट ऑल्सो टू एवरीडे लाइफ। ठीक है, इफ आई एनालाइज द प्लेस स्पेसिफिकेशन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, I arrive at the following result. The Earth is the rigid body to which the specification of place refers. Times Square, New York, is a well-defined point to which a name has been assigned and with which the event coincides in space. ठीक है, मतलब ये कह रहा है टाइम्स स्क्वायर एक जगह है न्यूयॉर्क में। अगर हम मान लीजिए अर्थ जो है हमारी वो एक रिजिड बॉडी है, वो तो है ही, और टाइम स्क्वायर जो है एक वेल डिफाइंड पॉइंट है। तो इस तरीके से this primitive method of place specification deals only with places on the surface of rigid bodies and is dependent on the existence of points on this surface which are distinguishable from each other. ठीक है, यानी कहने का मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ का अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि वो उसका डिस्टेंस कितना है, तो ये डिपेंड उस पर करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आप मेजर कहाँ से कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ अभी दिल्ली में, तो मैं बोलूँ अगर यार मैं दिल्ली से मुझे जापान जाना है, तो मैं यहाँ से देखूँगा कि दिल्ली से जापान कितनी दूर है, तो आपको एक सर्टेन डिस्टेंस निकल गया। अगर मान लो कि आप मंगल ग्रह पे बैठे हो और मैं बोलूँ यार मंगल ग्रह से दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, तो कुछ डिस्टेंस होगा। तो कहने का मतलब ये आप किसी भी चीज़ को किस जगह से देख रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो ये है हर बंदे की, हम सब लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं और सबका डिस्टेंस एक दूसरे के घर से डिफरेंट है, क्योंकि सब डिफरेंट जगह पे बैठे हुए, इसलिए ये कहने का मतलब। अब ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली से मुझे कोलकाता जाना है और दिल्ली से कोलकाता का मान लो डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अमेरिका में जो बंदा बैठा है न्यूयॉर्क में, तो उसके लिए भी वो 10 किलोमीटर ही होगा, 1000 किलोमीटर ही होगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए डिफरेंट डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके कहने का मतलब ये है। तो इस लेसन के अंदर यही बात लिखी हुई है कि अगर आपको किसी भी इवेंट के बारे में, अगर आपको उसको वेल डिफाइंड तरीके से अगर उसको डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो आपको यूज़ करना होगा, आपको सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। और वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप जानते हो क्या है, वो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जब आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग करी होगी 10th 12th 11th, ये जो भी क्लास है 9 10, तो आपने बचपन से ये पढ़ा है कार्टेशियन सिस्टम, कि मतलब होता है ना कि यार एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, कुछ इस तरीके से कि ये है, ये एक्स एक्सेस है मेरा, ये वाई एक्सेस है ऊपर। ठीक है, और ये जो आगे आ रहा है ये है जेड एक्सेस। ठीक है, तो मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या कहने का मतलब। तो अगर मान लो यहाँ पे ये एक चीज़ रखी हुई है, मान लो ये है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ रखा हुआ है, तो अब मुझे निकालना है कि यार इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से, ओरिजिन मेरा, क्योंकि यहाँ मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसका डिस्टेंस, तो कैसे निकालूंगा कि यार एक्स एक्सिस पे कितने आ गया है, मान लो 5 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे कितना आ गया है, ऊपर रहूँ तो यहाँ पे, और जेड एक्सिस इसकी अभी है नहीं, अगर मैं ऐसे कर दूँ इसे तो हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं इसमें डेप्थ भी आ गई ना,
ध्यान से देखो, और तो ये z एक्सिस आ गया, इसमें डेप्थ भी है, तो यानी कि ये इसके लिए मुझे ऐसे थोड़ा ऐसे चलना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा और थोड़ा इधर जाना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। नहीं, यहाँ पहुँचने के लिए मुझे ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये जो मेरा है x y z, ये मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तो यही है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कि हम किस जगह को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसमें, इस चैप्टर में, और भी इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया है इस चैप्टर के बारे में। थोड़ा पढ़ भी देता हूँ इंग्लिश में ताकि क्लियर हो जाए। फ्रॉम दिस कंसिडरेशन वी सी दैट it will be advantageous if in the description of position it should be possible by means of numerical measures to make ourselves independent of the existence of marked positions possessing names on the rigid body of reference। यानी कहने का मतलब, जैसे अभी आपने देखा था, मैं बात करता नाम उस जगह का था टाइम स्क्वायर, तो आपको ये नाम रखने की लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ए बी पॉइंट लेकर बात कर सकते हो, और सिंपल आप एक्स वाई जेड प्लेन हो, एक्स एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठाओ, जहाँ से भी आपको लेना हो वहाँ से उस जगह का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। इन द फिजिक्स ऑफ मेजरमेंट दिस इज अटेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का नाम कार्टेशियन इसलिए रखा क्योंकि कार्टेशियन एक बंदे का नाम था, यूरोप की कोई कंट्री का कोई रहने वाला था ये, तो इसने ये सिस्टम इजाद करा था, ठीक है। दिस, तो इसके नाम पे ये रखा हुआ है। दिस कंसिस्ट्स ऑफ 3 प्लेन सरफेसेस, जैसे मैंने कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। दिस कंसिस्ट्स ऑफ 3 प्लेन सरफेसेस perpendicular to each other and rigidly attached to a rigid body, ठीक है, referred to a system of coordinates। the scene of any event will be determined by the specification of the lengths of the 3 perpendiculars or coordinates xyz which can be dropped from the scene of the event to those 3 plane surfaces। the lengths of these 3 perpendiculars can be determined by a series of manipulations with rigid measuring rods performed according to the rules and methods laid down by the Euclidean geometry। यानी कि अगर आपको डिस्टेंस जो निकालना है तो उसके फॉर्मूलेज हैं कुछ, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज में लिखे हुए हैं। अब यूक्लिडियन कौन है? यूक्लिडियन एक फिलोसफर कह लो, मैथमेटिशियन कह लो, आज से लगभग 2000 साल पहले ग्रीस का था एक बंदा एक, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज थे कि अगर किसी भी जगह का डिस्टेंस आपको निकालना है तो एक्स, आपको याद होगा अंडर रूट एक्स, आपने याद हो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, पूरा ये अंडर रूट में। तो इस तरीके से कुछ काफ़ी फॉर्मूलेज है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री की हेल्प से आप जो है, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है कि यार वो पर्टिकुलर किस डिस्टेंस पे है, तो आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, इसी किताब में नेक्स्ट चैप्टर। सो अगले चैप्टर का नाम ये है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्पेस एंड टाइम इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। द पर्पस ऑफ मैकेनिक्स इज टू डिस्क्राइब हाउ बॉडीज चेंज देयर पोजिशन इन स्पेस विथ टाइम। अभी जो मैकेनिक्स है उसका पर्पस क्या होता है? मैकेनिक्स का पर्पस ये होता है कि कोई भी बॉडी किस तरीके से अपनी पोजीशन बदल रही है वक्त के साथ साथ। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं ये ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, ये
मूव कर रहा है ना मूव। अभी यहाँ है, अभी अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मान लो मेरे इस कंधे तक, तो ये ऐसे गया। अब मान लो यहाँ पे एक टाइम होगा 5:10 1 सेकंड है मान लो, तो अब जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, पहुँच गया, तो 6-7 सेकंड बीत गए होंगे। तो इसकी पोजीशन बदली ना टाइम के साथ साथ, यानी कि 1 सेकंड पे ऐसे था, दूसरे सेकंड पे यहाँ है, तीसरे पे यहाँ है, चौथे सेकंड पे यहाँ है, पांचवे पे यहाँ है, छठे पे यहाँ है। तो इसने अपनी पोजीशन बदली टाइम के साथ साथ, इस ऑब्जेक्ट ने। तो इसी का मतलब होता है ये मैकेनिक्स, वेयर वी स्टडी अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। I should load my conscience with grave sins against the sacred spirit of lucidity. ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें बेसिकली इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि मान लीजिए आप जो है, अब मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको ये बताता हूँ। इट इज़ नॉट क्लियर what is to be understood here by position and space. I stand at the window of a railway. अब ये सुनना ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। I stand at the window of a railway carriage which is traveling uniformly and drop a stone on the embankment without throwing it. And drop a stone on the embankment without throwing it. ये कह रहा है, मतलब आइंस्टाइन जो है कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बंदा है, ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है खिड़की के पास, ठीक है। अब मान लो वो ट्रेन चल रही है अपनी फुल स्पीड पे, अब वो बंदा बैठा है ट्रेन की खिड़की के पास। अब उसने क्या करा, अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, एक कॉइन, और उसको विंडो के बाहर करके छोड़ दिया, यानी कि यूं करके फेंक दिया, ठीक है। देन डिसरिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द एयर रेसिस्टेंस। अब मान लो कि जब उसने यूं करके फेंका तो कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है, यानी कि मान लो हवा नहीं है, ठीक है। अब वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब क्या होता है, जहाँ एयर ना हो, एयर है ही नहीं, क्योंकि अगर एयर होगी तो उसका कोई रेसिस्टेंस होगा ना, वो पोज करेगी, तो यानी कि उसकी मूवमेंट बिगड़ सकती है जब उसने फेंका नीचे। आई सी द स्टोन डिसेंड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब उसने यूं करके फेंका तो उसने देखा यार जो उसका जो सिक्का जो नीचे गिरा है वो स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरा है, स्ट्रेट लाइन। A pedestrian who observes the misdeed from the footpath notices that the stone falls to earth in a parabolic curve. अब देखो, जब वो अपना सिक्का विंडो के बाहर फेंक रहा था ऐसे करके, तो उसको तो दिखा गया यार कि स्ट्रेट लाइन में गिरा है, लेकिन उसी वक्त जो बंदा बाहर फुटपाथ पे देख रहा था इस बंदे को सिक्का गिराते हुए, उसको सिक्का दिखा पैराबोलिक मोशन में गिरता हुआ, उसको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा, उसको दिखा पैराबोलिक, यानी कि कुछ यूं करता हुआ, जैसे वो यूं नहीं करा, यूं जाके गिरा हो, पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है, यूं होता है ना, उसको यूं जाते हुए गिरा, कि मतलब अगर अगर मैंने यूं फेंका नहीं, उसे उसे दिखा यार यूं करके कुछ गिर रहा है या समथिंग यूं करके गिर रहा है, मतलब कर्व कर्व की फॉर्म में जो है गिर रहा है, जो बाहर पेडेस्टेरियन है फुटपाथ पे जो खड़ा हुआ है ना, मतलब ये सोचने वाला पॉइंट। I now ask, do the positions traversed by the stone lie in reality on a straight line or on a parabola? अब वो सोच में पड़ गया कि यार ये असली में स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में गिरा है या पैराबोला की फॉर्म में गिरा है। Moreover, what is meant here by motion in space? From the considerations of the previous section, the answer is self-evident. यानी कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये निर्भर करता है देखने वाले की नज़र पे, देखने वाले पे, कि ट्रेन में बैठे बंदे को तो यहाँ से ये दिख रहा है क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है, और जो फुटपाथ पे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस फुटपाथ है,
तो डिपेंड कर रहा है आप कहाँ से देख रहे हो। आप जहाँ से देखोगे उस हिसाब से आपको जो वो गिरता हुआ दिखेगा उसका जो मोशन है डिफरेंट हो सकता है। मुझे यहाँ से ऐसे दिख रहा है, आपको वहाँ से कुछ और दिख रहा है। दोनों अपनी जगह-जगह सही हैं। लेकिन दोनों को एक तरीके से नहीं दिख सकता, कहने का मतलब। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इस चीज को कहाँ से देखो, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे दिख रहा है गिरता हुआ स्ट्रेट लाइन। आप वहां से खड़े हुए देख रहे हो, आपको दिख रहा है यार पैराबोला। इन द फर्स्ट प्लेस we entirely shun the backward space, of which we must honestly acknowledge. We cannot form the slightest conception and we replace it by motion relative to a practically rigid body of reference. कहने का मतलब मोशन जो है रिलेटिव है, आप टू अ प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी ऑफ रेफरेंस। आप जिस भी रेफरेंस से देख रहे हैं और जो भी मोशन आपको दिख रहा है वो रिलेटिव है। यानी कि मुझे यहाँ मोशन कुछ और दिख रहा है, आपको वहाँ मोशन कुछ और। मुझे यहाँ मोशन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, आपको वहाँ से जो है मोशन जो है उसका पैराबोलिक दिख रहा है। The positions relative to the body of reference have already been defined in detail in the preceding section. If instead of body of reference we insert system of coordinates, which is a useful idea for mathematical description, we are in a position to say the stone traverses a straight line related to a system of coordinates rigidly attached to the carriage, but relative to a system of coordinates rigidly attached to the ground. It describes a parabola. With the aid of this example, it is clearly seen that there is no such thing as an independently existing trajectory, but only a trajectory relative to a particular body of reference. तो कहने का मतलब ये कि इससे हमें एक बात समझ आती है कि कोई भी चीज़ जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी, उसका जो मोशन हो रहा है किस फॉर्म में, वो जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यानी कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी हम कह सकते हैं, जो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स की मैं बात कर रहा था अभी पिछले चैप्टर में, कि इस पे निर्भर कर रहा है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे आप कहाँ से बैठ के देख रहे हो, उस हिसाब से उसका जो है मोशन रिलेटिव है। कहीं आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है तो कहीं से जो है आपको पैराबोला दिखाई दे रहा है। In order to have a complete description of the motion, we must specify how the body alters its position with time. अगर आप इस मोशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बॉडी पोजीशन के साथ साथ, मतलब टाइम के साथ साथ अपनी बॉडी जो है, अपनी पोजीशन जो है कैसे चेंज कर रही है। For every point on the trajectory, it must be stated at what time the body is situated there. These data must be supplemented by such a definition of time that in virtue of this definition, these time values can be regarded essentially as magnitudes, results of measurements, capable of observation. If we take our stand on the ground of classical mechanics, we can satisfy this requirement for our illustration in the following manner. We imagine two clocks. एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम चीज समझ सकते हैं। We imagine two clocks of identical construction. दो घड़ी हैं, दो क्लॉक हैं, सेम डुप्लीकेट। द मैन एट अ रेलवे कैरेज विंडो इज होल्डिंग वन ऑफ देम। वो ट्रेन चल रही है, ट्रेन की खिड़की पे घड़ी लेकर एक बंदा बैठा हुआ है। एंड द मैन ऑन द फुटपाथ ऑन द अदर, और जो फुटपाथ पे एक आदमी खड़ा हुआ है उसके हाथ में भी सेम तरह की घड़ी है, वो भी लेके खड़ा है। ईच ऑफ द ऑब्जर्वर्स डिटरमाइंस द पोजिशन ऑन हिज ओन reference body occupied by the stone at each tick of the clocks he is holding in his hand. In this connection, we have not taken account of the inaccuracy involved by the finiteness of the velocity of propagation of light. With this and with a second difficulty prevailing, which तो इसे कहने का मतलब ये है, तो यहाँ भी मतलब यहाँ पर इन्होंने जो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, इन्होंने कहा कि इसको बाद में हम देखते हैं कभी। दोनों ऑब्जर्वर्स जो हैं
Each of the observers determines the position on his own reference body occupied by the stone at each tick of the clock he is holding in his hand. दोनों जो है, दोनों आदमी दूसरे की घड़ी में देख रहे हैं किस तरीके से जो है, जो क्लॉक की जो टिक है उसमें मूवमेंट हो रही है, यानी कि क्लॉक जो है मूवमेंट कर रही है। अब वहाँ तो हमें पता है कि यार, अब वहाँ देखना है कि वो वहाँ भी वो स्ट्रेट लाइन में पैराबोला जाएगी या डिपेंड करेगा कि यार ऐसे कुछ कुछ भी हो सकता है। तो ये है अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो चलो हमने यार एक घड़ी है उसका तो पता है यार, वो तो हमें पता है वो तो स्ट्रेट जाएगी तो स्ट्रेट ही जाएगी, क्योंकि ऐसे जाएगा तो ऐसे ही जाएगा डंडा। अब जो वहाँ प्लेटफॉर्म पे जो बंदा बैठा है उसको भी क्या अब ऐसे ही दिखेगा जैसा मुझे ट्रेन में बैठता हुआ दिख रहा है? बस यही है। कहने का मतलब ये है कि मोशन जो है रिलेटिव है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला चैप्टर वैसे मैं बता दूं क्या है, द गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगले चैप्टर में हम गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है लेक्चर समझ आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये किताब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिलेटिविटी। तो सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ। और जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा, जैसे आप लोग जानते हो कि आप में से अगर नहीं भी जानते कुछ लोग, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम क्या है, मैं भी पढ़ूँगा। अब इस यूट्यूब चैनल पे मैंने जो है अ, मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, कुछ कॉमेडी भी है, कुछ एंटरटेनमेंट भी है, कुछ डांस भी है, कुछ एक्टिंग भी है, कुछ मिमिक्री भी है। तो मुझे मतलब मिक्सचर है, मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग भी है, हर तरीके का आपको अ, अभी तो शुरू ही करा है, तो अभी धीरे धीरे और भी चीज़ इसमें ऐड होते चले आएंगी धीरे धीरे। और बल्कि मैंने एक चीज़ स्टार्ट भी करी है कि अगर, मतलब अभी तो खैर मैं ये जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स भी पढ़ रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। और और क्या है कि जो बहुत से जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड भी जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, करियर गैप, फायरिंग अगर किसी की हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए, या किसी को काउंसलिंग चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा कि यार ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, कि यार इसमें अगर एंट्री करनी है तो कैसे कर सकते हैं, या आप लोगों के जो भी डाउट हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड। और आप अब देखो यार, वैसे तो देखा जाए तो आज की डेट में तो किसी को किसी की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गूगल, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट घर पे है, तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़ समझनी है आप समझ सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, अब इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ। मैं अगर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मैं भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाऊँ? कहने का मतलब खुद से आप करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, अगर आप नए हो। काफ़ी टाइम हो गया तो फिर बात अलग है, चलो यार गिरते पड़ते समझ जाओगे कि यार कैसे चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, कोई मेरे साथ बात करने वाला हो, जो मेरी प्रॉब्लम पहले सुने, और उस मेरी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद मुझे कोई सॉल्यूशन दे, कि यार, क्योंकि हर इंसान का क्या होता है ना यार, हर इंसान का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। सब लोग सेम काम नहीं कर सकते। या मैं कहूँ यार, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको निकालना है, कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम है या
या कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, उसका एक आंसर आपको निकालना है। तो आपने देखा होगा यार, हर बंदा, आप कोई प्रॉब्लम दे दो, कुछ भी प्रॉब्लम दे दो, 100 बच्चों को दे रहे हो, लगभग सबके सब सेम आंसर निकालेंगे, और उनकी प्रॉब्लम की जो अप्रोच होगी वो भी लगभग सेम ही होगी। मैं खासकर इंडिया में बात बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर जिस तरीके से बच्चों का जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाया है कि सबके आंसर सेम निकलेंगे, अप्रोच भी सेम ही निकलेगी लगभग। बहुत कम होंगे बच्चे जिनकी जो आंसर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ निकाल रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? जिम्मेदार एजुकेशन सिस्टम को कह सकते हो, सोसाइटी को कह सकते हो, एक हद तक स्कूल्स को भी कह सकते हो, जहाँ आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, उसको भी कह सकते हो यार कि भाई हमें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका पता है, हम तो ऐसे सॉल्व करेंगे। कोई भी चीज़ आप ले लो, कोई भी उठा के, यार आपने एक मान लो ये किताब पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अब इस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है, हमने मान लिया भाई वही सच है कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही निकलेगा और कोई नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसी टॉपिक पे और भी ऑथर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, और उन्होंने अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, उसके भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताई हैं। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते यार सिर्फ मैं एक ही तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो ये कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली इस तरह की बात होती ही नहीं। जनरली आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपनी के अंदर आप जॉब पाना चाहते हो, तो मोर और लेस सबके तरीके एक ही हैं भाई। आप एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व मारो, मेथड ऑफ, उस तरीके से वो जो इंटरव्यूअर है सुनने वाला, या एग्जामिनर है पेपर चेक करने वाला, उसके माइंड में भी यही है कि भाई इसका आंसर यही होना चाहिए। तो आपको मजबूरी में सिर्फ वही रटना पड़ेगा, चाहे आपको समझ आया ना आए, कि यार चल खत्म कर यार, इसे रट रटा के किसी तरह इंटरव्यू क्रैक कर देता हूँ, बात खत्म। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, माइंड की जो है, माइंड वो हो गया, लेजी हो गया है। वो सोचते हैं हाँ भाई वो किसी ने बताया, हाँ उसको रट रटा के खेल खत्म, बस बता दी, सामने लोगों को समझ आया, डेट से वो ठीक है। चलो यार आपको जॉब मिल गई, आपने उस तरीके से बताया, उसको जॉब मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है, पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ना, ये आदत बड़ी गंदी है, ये अभी प्रॉब्लम नहीं करेगी, आगे कर सकती है। अगर आप ध्यान दो इस पे तो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। अब आप खुद सोचो ना यार, सब लोग अगर एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ही तरीके का आंसर निकालेंगे, अप्रोच भी सबकी सेम होगी, तो आप में और उन बच्चों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, आप एक दूसरे के क्लोन हो। तो अपना वो क्लोन बनने से रोकना है, ठीक है। तो यही मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको मुझसे अगर कोई इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए, या जैसा मैंने अभी बताया, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए, मान लो कि आपकी जॉब नहीं लग रही, करियर गाइडेंस चाहिए, फायरिंग हो गई है, जॉब वालों ने निकाल दिया है, या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है, या करियर गैप आ गया है, आपने ब्रेक लिया था जॉब के बीच, जॉब छोड़ दी, फिर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करने लग गए, वो एंट्रेंस आपसे हुआ नहीं, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, अब समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करें। आपके जो साथ वाले थे वो तो जॉब पकड़ के मज़े में है, आप अकेले पड़ गए, आप पीछे रह गए, तो अब बैक ऑन द ट्रैक कैसे आए? और इसी तरह के और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो क्या करना है आपको? सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट मारो, कमेंट करो, या मुझे फ़ोन कर दो, मुझे व्हाट्सएप करो कि यार कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इसका सॉल्यूशन दे सकते हो? तो मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर उस चीज़ का सॉल्यूशन होगा, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस होगा ही, अगर नहीं भी होगा तो मैं ढूंढ के लाऊंगा कि यार आपके अकॉर्डिंग, आप जिस प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हो, तो उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कैसे क्या हो सकता है। तो आप जो है 1 घंटे की मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं,
मेरी जो फीस चार्जेस हैं वो है मेरी कंसल्टेशन फीस चार्जेस, जिसमें आप और मैं ऑनलाइन बैठेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं, सवालात हैं, उनका मैं आंसर दूंगा बेस्ट पॉसिबल वे में, जिससे कि आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं, आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है, आप जिस भी डिलेमा में फंसे हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं हो रही लाख कोशिशों के बाद भी, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बेस्ट पॉसिबल वे में आपको इस प्रॉब्लम से निकालूँ। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। और जो मेरी कंसल्टेशन फीस है वो है 1000 रुपीज़। तो मैं आपको 1000 रुपये में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन दूंगा बेस्ट पॉसिबल वे। तो एक बार ये जो है आप सर्विस लेकर देखिए कि आपको कैसे लग रही है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस सर्विस लेने के बाद, क्योंकि इससे पहले भी पास्ट में मैंने जो है कई बच्चों को, कोई बच्चे ही नहीं, कोई भी हो, उनको जो है इस तरह की सर्विस मैंने प्रोवाइड करी है एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी बाय टेकिंग माई सर्विस। सो अगर आपके जो भी हों तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आपको वैसे आपको स्क्रीन पे जो है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही होंगी, आप उस पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे जो है सर्विस ले सकते हैं। सो दिस इज अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।